Welcome to Quantum Classes India VT. Today we are going to give some objective questions only for बिहार बोर्ड। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसका कल एग्ज़ाम होने वाला है। समय कम होने के कारण मैं इसके 4 ऑप्शन नहीं दे पाऊँगा, केवल इसका क्वेश्चन और इसका आंसर ध्यान से सुनिए और कोशिश कीजिए कि कल जो है इस पेपर को अच्छा से अच्छा तरीके से करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विभव प्रवणता का मात्रक होता है। सही आंसर है वोल्ट प्रति मीटर। दूसरा है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव का मान होता है। सही आंसर है 0। क्वेश्चन नंबर 3, अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण तीव्रताओं का अनुपात होता है। सही आंसर है 2:1। द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य होता है W = P1 - cos थीटा। इसका पूरा डिटेल्स या डिस्क्रिप्शन नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि समय कम है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इसलिए केवल ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन और उसका आंसर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। सही आंसर है 0। गोलीय चालक के कारण धारिता होती है। C = 4πε0 R, जहाँ R गोलीय चालक की त्रिज्या होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैरेड है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता होती है। सही आंसर है 20 माइक्रोफैरेड। इसका आंसर हम एक पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा, इसलिए इसमें हम आंसर पूरा डिटेल से नहीं बता पा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, m द्रव्यमान तथा E आवेश का इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से विभवांतर पर त्वरित होता है। इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग होगा √2eV/m, जहाँ V विभवांतर है। क्वेश्चन नंबर 9, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक अदिश राशि होती है जो निर्दिष्ट होती है। सही आंसर है दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी साउथ टू नॉर्थ, इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत धारिता का मात्रक होता है। सही ऑप्शन है फैराड। क्वेश्चन नंबर 11, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है 0। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। सही आंसर है अनंत। क्वेश्चन नंबर 13, ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। जबकि दिया हुआ है 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में है, 3 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड और एक उसके सीरीज में लगा है। तो इसका सही आंसर है 20/9 माइक्रोफैरेड। कई बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये 2 पैरेलल में है, 3 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड। तो पैरेलल में प्रतिरोधों के जैसे प्रतिरोध में होता है कि समांतर में 1/R1 1/R2 करके निकालते हैं, तो इसमें क्या होता है समांतर में डायरेक्ट हम लोग ऐड कर देते हैं, यानी 3 माइक्रो और 2 माइक्रोफैरेड पैरेलल में है, तो इसलिए इसका इक्विवेलेंट 5 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। और फिर 5 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड ये दोनों सीरीज में आएंगे, तो इनका इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका रेसिप्रोकल करके और तब निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया है, सॉल्यूशन देख लीजिए। 1/c = 1/5 + 1/4 और इसका एलसीएम लेकर निकाला तो 9/20 आया। फिर हम 1/c का रेसिप्रोकल कर दिए तो c = आ गया 20/9 माइक्रोफैरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है 50,000 ओम होता है या 50 k ओम। क्वेश्चन नंबर 15 है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। सही आंसर है ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 16, किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। सही आंसर है 0। ये कल ही पढ़ाया गया था जिसमें हम किरचॉफ के दोनों नियम बताए थे, तो इसमें ये सही आंसर है इसका 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्युत हीटर में तंतु किस धातु का बना होता है। सही आंसर है नाइक्रोम। क्वेश्चन नंबर 18, वोल्टामीटर से क्या मापन किया जाता है। सही आंसर है धारा। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए वोल्ट मीटर और वोल्टामीटर दोनों नाम एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा लोग। वोल्ट मीटर से हम लोग विभव मापते हैं, वोल्टेज मापते हैं, जबकि वोल्टामीटर से धारा का मापन किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 20 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मापा जाता है। तो सही आंसर है ऊर्जा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो उसी हिसाब से इसमें 1.6 × 10⁻⁻19 जूल हो जाती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी अर्धचालक पदार्थ का ताप बढ़ाने से प्रतिरोध का मान। तो देखिए अर्धचालक पदार्थ है, तो अर्धचालक में क्या होता है, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनका प्रतिरोध घटता है। तो एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि अर्धचालक पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है। तो उसका आंसर है ऋणात्मक, यानी कि ताप बढ़ाने से प्रतिरोध घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, किसी धातु के तार अथवा चालक पदार्थ का ताप बढ़ाने से प्रतिरोध। अब इसमें देखिए धातु दिया है या चालक पदार्थ है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 है, जो कि न्यूमेरिकल है, बहुत पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक विद्युत धारा का समीकरण I = 0.6 sin 100πt से निरूपित है। विद्युत धारा का शिखर मान बताइए तथा आवृत्ति बताइए। तो इसमें देखिए हम लोग जो धारा का समीकरण पढ़े हैं I = I0 sin ωt, और जो गिवन इक्वेशन है हमारा दिया हुआ समीकरण I = 0.6 sin 100πt दिया है। दोनों को हम कंपेयर करा देते हैं, तुलना कराते हैं, तो I0 = 0.6 एम्पियर आ गया। यही धारा का शिखर मान कहलाता है। हमारे घरों में जो भी सप्लाई आती है, ये जो होता है ये हमारा शिखर मान नहीं होता है, ये एवरेज मान, औसत मान होता है या भाष्य मान होता है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ωt sin ωt लिखा है, यहाँ sin 100πt लिखा है। तो इसको हमने क्या किया कि sin 100t को हमने ωt से कंपेयर करा दिया, और तब इससे हमने क्या किया ओमेगा की वैल्यू निकाल लिया। तो ओमेगा = आ गया 100π, और ये 100π जो ओमेगा की वैल्यू होता है 2πf, तो यहाँ से 2π से 2π को 100π से कैंसिल किया, 50 आ गया, तो f = 50 हर्ट्ज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सेल का विद्युत वाहक बल मापते हैं। और कह रहा कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल हम किस चीज़ से नापते हैं। तो सही ऑप्शन है विभवमापी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 है, किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है। सही आंसर है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, किरचॉफ का दूसरा नियम आधारित है। तो सही आंसर है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 27, ये हमारा ट्रांजिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अल्फा और बीटा में संबंध पूछा है, तो बीटा = होता है α/1 - अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो इसका सही आंसर है नाभिकीय संलयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि हाइड्रोजन बम आधारित होता है। हाइड्रोजन बम आधारित होता है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर। क्वेश्चन नंबर है 30, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत क्या है। तो इसका सही आंसर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्वेश्चन नंबर 31, गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न होता है। देखिए कोई भी अगर एक गतिमान स्वतंत्र आवेश होगा तो वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो इसलिए इसका सही आंसर है स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। क्वेश्चन नंबर 32 है, लॉरेंज बल का सूत्र होता है। देखिए लॉरेंज बल का फॉर्मूला होता है कि जब कोई आवेशित चार्ज पार्टिकल जो होता है किसी वैद्युत क्षेत्र अथवा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उसमें वैद्युत बल भी लगता है और चुंबकीय बल भी लगता है। तो वैद्युत बल का फॉर्मूला होता है F = QE, और अगर चुंबकीय बल निकालेंगे तो F = QVB sin थीटा। तो वही QVB sin थीटा को क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में इसको लिख लिया गया। जैसे हम लोग पढ़े हैं A × B होता है AB sin थीटा, तो वैसे इसको क्रॉस में लिख लिया, तो V × B का मतलब हो जाएगा ये Q से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो QVB और sin थीटा आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा इन Q × E मिल करके बनेगा हमारा वैद्युत बल, और QVB बन के मिलेगा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल।
तो इस तरह से इन दोनों का सम जो होता है वो हमारा लॉरेंज बल होता है। अगर जहाँ पर केवल अगर वैद्युत बल है तो वहाँ पर क्यू ई आएगा, अगर केवल चुंबकीय बल है तो F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। एन फेरे प्रति मीटर वाली लंबी परिनालिका में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसका सही आंसर है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, ये आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34। इसमें दिया है एम चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को 4 बराबर भागों में तोड़ा जाता है। प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण, तो ये m/4 हो जाएगा। लेकिन अगर ये लंबाई चौड़ाई दोनों को हाफ हाफ किया जाता तो उसके सही आंसर m/2 आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। टेस्ला किसका मात्रक होता है? सही आंसर है चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 की ओर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये चुंबकीय क्षेत्र से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 36 है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण या नति कोण का मान कितना होता है? तो बिल्कुल इसको याद रखिए कि ये अगर ध्रुव पर पूछ रहा है नति कोण या नमन कोण का मान, तो ध्रुव पर 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। चुंबकशीलता की विमा होती है। देखिए चुंबकशीलता की विमा हम निकाल दिए, आंसर तो है ml t की पावर -2 a टू द पावर -2। लेकिन कैसे निकलेगा, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हमने इसका सॉल्यूशन दिया है, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन इसका नहीं देंगे। b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/r, और इससे म्यू नॉट निकालना था तो b इंटू आर 4 पाई अपॉन I, और b की वैल्यू निकालने के लिए f इक्वल टू IBL साइन थीटा था, इससे b निकाल लिया तो f अपॉन IL आ गया, और ये सब पूरा निकाला तो मैंने देखा कि ये आया। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ये। कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, और मैंने ये एक क्वेश्चन कराया भी था कि चुंबकशीलता और विद्युतशीलता में संबंध, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव प्रबलता का मात्रक होता है। सही आंसर है एम्पियर इंटू मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस तरह से यहाँ नति या नमन कोण का मान ध्रुवों पर पूछा कि 90 डिग्री होता है, वैसे ही विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन कोण का मान जो होता है 0 डिग्री होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, चुंबकीय प्रेरण का मात्रक होता है। तो सही आंसर है टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। ये भी चुंबकत्व चैप्टर से ही रिलेटेड है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ केवल। निकिल क्या होता है? लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय? तो इसका सही आंसर है लौह चुंबकीय। इसको याद रखने के लिए मैं एक छोटा सा तरीका बनाया हूँ, कोनिफे। कोनिफे का मतलब कोबाल्ट, निकेल, फेरम यानी एक आयरन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये लौह चुंबकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिघात का मात्रक होता है यानी रिएक्टेंस, इसका मात्रक होता है ओम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, हेनरी मात्रक होता है। हेनरी किसका मात्रक होता है? हेनरी जो होता है प्रेरकत्व का भी मात्रक होता है और स्वप्रेरकत्व का भी मात्रक होता है। तो जहाँ भी आ जाए तो हेनरी हमारा ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। LCR परिपथ का प्रतिबाधा होता है। ये प्रतिबाधा जो होता है, प्रतिबाधा इम्पीडेंस Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC का होल ऑफ स्क्वायर प्लस RH स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ध्यान दीजिएगा XL और XC के केसेस में यानी दोनों इक्वल जब होता है तो अनुनाद की स्थिति उत्पन्न होती है। उस केसेस में जो प्रतिबाधा होता है परिपथ का वो प्योर रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, यानी Z इक्वल टू ये तो 0 ही हो जाएगा, और अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर बचेगा तो केवल R, तो Z इक्वल टू R। तो अनुनाद की स्थिति में जो परिपथ का प्रतिबाधा होता है वो उस परिपथ के केवल प्रतिरोध के ही बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। लेंज का नियम आधारित है। सही आंसर है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 46। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है। इसका भी आंसर अभी हमने बताया ऊपर, जैसे प्रेरकत्व हो या स्वप्रेरकत्व हो, इसका आंसर आता है, मात्रक आता है हेनरी। क्वेश्चन नंबर 47। एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। इसका शक्ति गुणांक का मतलब हमको कॉस फाई निकालना होता है। तो ये अभी जो है जब हम लोग इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं तो आई और आर दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, और जहाँ पर अगर इंडक्टेंस होता है यानी प्रेरण होता है, प्रेरण प्रतिघात, तो वहाँ पर ये आई से वी जो होता है, ये आई से वी 90 डिग्री एंगल बनाता है यानी लीड करता है।
तो इसको हम VL और इसको VR या R लिख लिए, और तब इससे Z की जब वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो R² प्लस VL² आता है, और इससे Z की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाता है। शक्ति गुणांक का फॉर्मूला यानी R/Z होगा, Z की वैल्यू इस परिपथ से जब निकाला जाता है तो XL² प्लस R² करके आता है, तो cos φ = R/√ω L² प्लस R²। तो इसका सही आंसर है हमारे पास LR परिपथ का शक्ति गुणांक जो होता है R/√R² और प्लस ωL²। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 जो है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। ट्रांसफार्मर हमने बताया था ट्रांसफार्मर दो तरह का होता है और ये अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? अनोन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। और इसमें जो है हमारे पास क्वेश्चन है कि ये जिसमें बताया था कि प्राइमरी कॉइल कहा जाता है जिससे हम लोग AC इनपुट देते हैं, आउटपुट उसको कहते हैं जिससे हम लोग आउटपुट प्राप्त करते हैं। तो किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में तार के फेरे क्रमशः N1 तथा N2 है। तो बताइए, अभी कह रहा है ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर या स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो सेकेंडरी कॉइल्स होते हैं उसके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं प्राइमरी की अपेक्षा। ठीक है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन है N2 विल ग्रेटर देन N1, यानी N2 बड़ा होगा N1 से। अगर यही स्टेप डाउन होता यानी अपचाई होता तो N1 लेस देन N2 होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है आभासी धारा तथा शिखर धारा के मान में संबंध बताइए। तो आभासी धारा को IRMS से रिप्रेजेंट करते हैं और ये I0/√2 आता है। I0 को कहीं कहीं क्या कहते हैं पीक, मतलब उसको पीक करंट या शिखर मान भी कहा जाता है। तो ये धारा का वर्गमाद मूल्यमान और ये हो गया शिखर मान /√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमाध्य मूल मान और इसके शिखर मान का अनुपात होता है। तो इसी इक्वेशन में देख लीजिए कि अगर हम लोग इस I0 को लेफ्ट में लेके चले आएंगे तो ये धारा का वर्गमाध्य मूल्य मान हो जाएगा, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा तो हो जाएगा हमारा धारा का शिखर मान। तो इनका अनुपात निकालेंगे तो 1/√2 आएगा, यानी 1:√3। तो ये इसका सही आंसर है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक होता है। तो अनुनाद की स्थिति हमने बताया था कि तब उत्पन्न होती है जब XL और XC दोनों बराबर हो जाता है, यानी कि प्रेरण प्रतिघात XL और धारतीय प्रतिघात XC दोनों आपस में जब इक्वल हो जाता है, ये इक्वल हो जाता है, उस स्थिति में अनुनाद की स्थिति उत्पन्न होती है। तो जब हम यहाँ पर मान रखेंगे यहाँ पे तो ये चीज़ दोनों इक्वल है तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि XL माइनस XC तो ये दोनों इक्वल है तो 0 का स्क्वायर प्लस R², और उस केसेस में इम्पीडेंस जो आता है R के इक्वल। और शक्ति गुणांक का हमने बताया था कि क्या फॉर्मूला होता है cos φ = R/Z, यानी इम्पीडेंस। तो R की जगह R लिख दिया, Z की जगह 1। अनुनाद की स्थिति में यहाँ पर हमने निकाल दिया कि Z जो होता है ना Z R के ही इक्वल होता है, तो ये R/R यानी कि कट के 1 आ जाएगा, यानी शक्ति गुणांक 1 होता है। तो सही आंसर आ जाएगा इसका 1। LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक का मान 1 होता है। नेक्स्ट है क्षय गुणांक का SI मात्रक क्या होता है। तो क्षय गुणांक का SI मात्रक होता है हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है E क्रॉस B वेक्टर के समांतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 समतल दर्पण की क्षमता। देखिए समतल दर्पण की क्षमता 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया। इसकी अगर त्रिज्या पूछा जाएगा तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी अनंत, क्योंकि F = होता R/2 यानी त्रिज्या अगर हम लोग इन्फिनिटी ले लेंगे तो F भी इन्फिनिटी आएगा। और हम लोग पावर और फोकल लेंथ में रिलेशन पढ़े P = 1/F, तो 1/∞ रखेंगे तो 1/∞ 0 होता है, इसलिए पावर उसका आता है 0 और इसकी वक्रता त्रिज्या आती है अनंत। फोकल अगर वक्रता त्रिज्या की जगह अगर फोकस दूरी भी पूछती तो वो अनंत ही आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर केबल किस घटना पर आधारित है। तो इसका सही आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 57 ब्रिग मरीचिका यानी मिराज इंग्लिश में कहा जाता है का क्या कारण है। तो अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
क्वेश्चन नंबर है 58। एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक n = 1.5 दिया है को पानी में जिसका अपवर्तनांक 1.33 में डुबाया जाता है तो वह कैसा व्यवहार करेगा। सही आंसर है उत्तल लेंस की तरह, लेकिन क्यों करेगा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। फोकल लेंथ एयर में FA मान लिया तो ये ANG -1 1/R1 - 1/R2 कर लिया। वाटर में जब निकालेंगे तो ग्लास का ही यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा वाटर के रिस्पेक्ट में -1 और ये चीज़ वही रहेगा। इन दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये डिवाइड किया कि फर्स्ट इक्वेशन में यानी 1/FA वाला इक्वेशन जो है ये 1/FA2 से FW से डिवाइड किया तो ये कुछ इस तरह से आएगा। देख लीजिए ये कैसे सॉल्यूशन मैंने किया है, इसको समझ लीजिए। और इस तरह से यहाँ हम देख रहे हैं पूरा कैलकुलेट करने के बाद कि देख रहे हैं कि ये जो FW/FA की वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। जब पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब जो है फोकल लेंथ जो है हमारा वाटर में पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव फोकल लेंथ आता है कॉन्वेक्स लेंस का यानी उत्तल लेंस का, तो इसलिए सही आंसर होगा उत्तल लेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहते हैं कि ये जो जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स जो भी हो उसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कल का क्वेश्चन जो है इससे मिल सके और आप बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 59 खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है। सही आंसर है आभासी एवं सीधा। क्वेश्चन नंबर 60 जब प्रकाश की किरण एक कांच स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य, तो इसका सही आंसर है घटता है। क्वेश्चन नंबर 61 प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि करता है। अनुप्रस्थ तरंग, तो इसका सही आंसर है ध्रुवण। क्वेश्चन नंबर है 62 मानव नेत्र का विभेदन क्षमता कितने मिनट का होता है। सही आंसर है 1 मिनट। आसमान का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या होता है। सही आंसर है स्कैटरिंग या प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 64 है इंद्रधनुष के बनने का कारण। अब इसमें देखिए इंद्रधनुष के बनने का कई कारण होता है, पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे तो ये 3 घटनाएं होती हैं, प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन तथा वर्ण विक्षेपण तीनों होती है। क्योंकि अपवर्तन में क्या होता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तन घटना कहते हैं। तो वायु से लेकर जो जल की छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो सभी बूंदें एक प्रिज्म की तरह कार्य करती है, तो इसलिए वो एयर टू लिक्विड लाइट इंटर करता है तो अपवर्तन की घटना होती है। फिर उसके अंदर अगर एक बार परावर्तन होता है तो उसको प्राइमरी रेनबो यानी प्राथमिक इंद्रधनुष, और 2 बार उसके अंदर परावर्तन होता है तो उसके द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। और तीसरा चीज़ होता है वर्ण विक्षेपण की घटना, यानी कि जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों में विभक्त होने की जो घटना होती है वर्ण विक्षेपण की घटना कहलाती है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो ये वर्ण विक्षेपण हो गया। अब अगर इसमें से कोई एक अगर दिया होता है तो आप वर्ण विक्षेपण सही आंसर मार दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 65 हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगें होती हैं। अब प्रकाश की तरंगें कैसी होती हैं हाइगेंस के अनुसार, यांत्रिक एवं अनुदैर्घ्य तरंगें। ठीक है, उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो ऑब्जेक्टिव टाइप का पसंद आया होगा। मैं कोशिश करूँगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने के लिए लेट नाइट, जिसको आप कल सुबह तक देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिए। मैं आगे भी अभी कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो बना करके शेयर कर दूँ, क्योंकि आप लोग को मालूम ही था कि आज सीटेट का एग्ज़ाम था, तो उसमें ड्यूटी करने की वजह से हम लोग दोनों ड्यूटी किए थे, इसलिए टाइम नहीं मिला, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाया, नहीं तो मैं वीडियो पहले ही बना देता। तो इसलिए इसके लिए मैं सॉरी, और कोशिश कर रहा हूँ कि अभी भी जग करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को वीडियो बना करके भेजूँ। अब थोड़ा सा सब्जेक्टिव या 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट्स है उसको कोशिश करता हूँ, लेकिन आप लोग एग्ज़ाम में बिल्कुल नर्वस मत होइएगा, आप बढ़िया से पेपर कीजिएगा, जो भी कुछ आता है उसको अटेम्प्ट कीजिए और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।